कल्पना कीजिए आप 80 साल के हैं, आपने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई से एक घर बनाया और फिर आपका अपना ही बेटा जो खुद आर्थिक रूप से पूरी तरह से सक्षम है, आपको उसी घर में रहने से रोकता है, आपको एक तरह से बाहर कर देता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये मुंबई के कमलाकांत मिश्रा जी की असली कहानी है। और ये कहानी सिर्फ एक परिवार के दुख तक ही सीमित नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे कानून और समाज से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। असल में इसी तरह की स्थितियों से निपटने के लिए ही 2007 में वो जो सीनियर सिटीजन्स एक्ट है, मतलब माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, उसे बनाया गया था। बिल्कुल। और आज हम इसी कानून और सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ श्री मिश्रा को इंसाफ दिया, बल्कि इस कानून से जुड़ी एक बहुत बड़ी उलझन को भी हमेशा के लिए सुलझा दिया है। चलिए इस मामले के सफर को देखते हैं। शुरुआत में मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने पिता के हक में फैसला सुनाया था। अच्छा। उन्होंने बेटे को घर खाली करने और पिता को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है। लेकिन फिर मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा और वहां तो कहानी ही पलट गई। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला रद्द कर दिया और उनका जो तर्क था वो सुनने में बहुत अजीब लगता है। हाँ, यहीं पे ये केस बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक ये मामला उन तक पहुंचा, बेटे की उम्र 60 साल हो चुकी थी। 60 साल? जी। तो तकनीकी रूप से अब वो भी एक वरिष्ठ नागरिक बन गया था और हाईकोर्ट के हिसाब से ये कानून एक वरिष्ठ नागरिक को दूसरे वरिष्ठ नागरिक के खिलाफ घर से निकालने की इजाजत नहीं देता। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई कानूनी प्रक्रिया में देरी करे, जानबूझकर उसे लंबा खींचे, तो वो नियमों को अपने फायदे के लिए बदल सकता है। मतलब आप केस को इतना लंबा खींचो कि आप खुद 60 के हो जाओ और फिर कानून से बच जाओ। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस तर्क की सबसे बड़ी खामी थी। ये तो कानून की आत्मा के ही खिलाफ था। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने प्रासंगिक तिथि यानी रेलेवेंट डेट के सिद्धांत को साफ किया। अच्छा, तो ये रेलेवेंट डेट का मतलब क्या हुआ? जरा विस्तार से बताइए। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की कानूनी स्थिति उस तारीख के हिसाब से तय होगी जिस दिन मामला पहली बार दायर किया गया था, ना कि उस तारीख से जिस दिन फैसला सुनाया जा रहा है। श्री मिश्रा ने जब जुलाई 2023 में शिकायत दर्ज की थी, तब उनका बेटा 59 साल का था। बस वही तारीख पत्थर की लकीर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था की देरी का फायदा किसी दोषी को नहीं मिल सकता। ये तो बहुत बड़ी और जरूरी बात है। तो रेलेवेंट डेट की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, बेदखली यानी घर से निकालना। क्या ये कानून सच में किसी को अपने बेटे को घर से निकालने की ताकत देता है? भरण पोषण का मतलब तो आमतौर पर लोग खाने पीने और रहने का खर्च ही समझते हैं, है ना? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। सुप्रीम कोर्ट ने एस वनीता बनाम डिप्टी कमिश्नर केस का हवाला देते हुए इस बात को भी साफ किया। उन्होंने कहा कि भरण पोषण का मतलब सिर्फ महीने का खर्च देना नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है वरिष्ठ नागरिक को एक सुरक्षित, इज्जतदार और शांतिपूर्ण जीवन देना। मतलब अगर घर में किसी बच्चे का रहना माता पिता के लिए एक तरह से मानसिक प्रताड़ना बन जाए, उनकी शांति भंग हो जाए, तो उन्हें वो शांतिपूर्ण माहौल वापस देना भी भरण पोषण का ही हिस्सा है। और अगर इसके लिए बच्चे को घर से निकालना भी पड़े तो कानून इसकी पूरी इजाजत देता है। बिल्कुल, खासकर तब जब बेटा आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर हो और पिता पर कोई बोझ न हो। यहाँ तो बेटा अपने पिता को उनके ही घर में शांति से नहीं रहने दे रहा था। ये तो कानून के मकसद को ही नाकाम कर रहा था। इसलिए ट्रिब्यूनल के पास बेदखली का आदेश देने की पूरी शक्ति है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले से आम लोगों के लिए क्या संदेश है? मुझे लगता है कि ये हर उस बुजुर्ग माता पिता के लिए एक आश्वासन है जो अपनी ही संपत्ति में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये बताता है कि कानून उनकी तरफ है। निश्चित रूप से। और वकीलों और जजों के लिए ये एक सबक है कि कल्याणकारी कानूनों की व्याख्या उदारता से की जानी चाहिए। तकनीकी बारीकियों में उलझकर कानून के असली मकसद को नहीं भूलना चाहिए। इंसाफ का मतलब सिर्फ नियम नहीं, बल्कि उसका नतीजा भी होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को 30 नवंबर 2025 तक घर खाली करने का समय दिया है। अगर वो 2 हफ्तों के अंदर एक शपथ पत्र देता है तो। हाँ, और ये फैसला हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब पारिवारिक रिश्ते और नैतिक मूल्य इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि एक बेटा अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव करता है, तो क्या कानून को हमेशा एक अभिभावक की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना होगा?